नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 25 मार्च 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको हमेशा की तरह विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डेटाबेस तैयार करने के लिए हाल ही में विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर 20 मार्च 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम था द गौरैया बिहार। इसी एप्लीकेशन को अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हमने दिया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे और आप धैर्य पूर्वक पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। एक समय निर्धारित कीजिए और प्रत्येक दिन उस समय पर इस क्लास को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी रामबाण है। इस तरह का कंटेंट, इस तरह का संग्रह आपको विस्तार पूर्वक कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पटना बिहार में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? देखिए, ये तो इसको लेकर जो वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है सेपक टकरा, इसको लेकर जानकारी ऑलरेडी हमने आपको 2-3 क्लास पहले दिया था। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है भारतीय पुरुष और महिला टीम ने क्वाड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक अपने नाम किया। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बीच आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये पटना में किया गया। आप लोग यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। 20 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी, 25 मार्च यानी कि आज इसका समापन होगा। इसका शुभंकर क्या है? तो भीम है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। एक पशु है गौर बाइसन, उसी से ये खास करके जो शुभंकर है ये प्रेरित है। अच्छा, इस शुभंकर की बात करें बिहार की दृष्टिकोण से, तो ये बिहार की शक्ति और गर्व का प्रतीक है, जो कि गौर बाइसन से प्रेरित है। ये इसके बारे में कहा जा रहा है और ये पहली बार है जब बिहार में सेपक टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है या फिर बिहार ने इसका आयोजन किया है। ये पहली बार बिहार की धरती पे हुआ था। अच्छा, 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 को महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित हुआ था राजगीर में। नया खेल परिसर का जो उद्घाटन हुआ था रिसेंटली, वहीं पर ये आयोजित किया गया था और ये भी बिहार के इतिहास में पहली बार आयोजित हुआ है। तो ये चीजें समझिए, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, किसी भी प्रतियोगिता को लेकर उसका थीम यानी कि जो शुभंकर उसका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इस प्रतियोगिता के बारे में आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने क्वाड स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। दरअसल सेमीफाइनल मुकाबले में पुरुष टीम को यानी कि भारतीय पुरुष टीम को वियतनाम से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा, जबकि पुरुष वर्ग में प्रतियोगिता का जो स्वर्ण पदक है ये थाईलैंड ने अपने नाम किया, जबकि रजत पदक की बात करें, सिल्वर मेडल की बात करें तो ये वियतनाम ने अपने नाम किया। अच्छा, वहीं पर महिला वर्ग में सेमीफाइनल में भारत को थाईलैंड ने हरा दिया और इस प्रतियोगिता का जो स्वर्ण पदक है ये वियतनाम और रजत पदक थाईलैंड ने जीता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अच्छा, सेपक टकरा इस समय खास करके बिहार में बहुत ज्यादा खबरों में है। अच्छा, पिछले वीडियो में जब हम आपको इसको लेकर जानकारी दे रहे थे तब भी हमने आपको बतलाया था ये आखिर है क्या। तो देखिए, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेल को आप भली भांति जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है कि ये जो सेपक टकरा है ये दोनों खेलों का मिश्रण है। जिस प्रकार से वॉलीबॉल में नेट का प्रयोग होता है और हाथ के सहारे, मतलब दूसरे टीम के यानी कि जो अपने प्रतिद्वंदी होते हैं उनके पाले में बॉल को गिराने का प्रयास किया जाता है, जहां पर हाथ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर सेपक टकरा की बात करें तो इस खेल में हाथ की जगह पैर का प्रयोग किया जाता है और इसमें भी नेट लगी होती है और एक दूसरे के पाले में बॉल गिराते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। आई होप आप इसे समझ चुके हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि बिहार दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कहाँ 1631 मार्च 2025 तक
बिहार उत्सव का आयोजन किया गया। देखिए 16 मार्च को इसकी शुरुआत हुई और संपन्न होगा 31 मार्च को। तो ये दिल्ली में ये बिहार उत्सव का आयोजन किया जा रहा है अभी। अब यहाँ पर आपको बतला दूं कि बिहार दिवस के अवसर पर आईएनए दिल्ली हाट में 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कला, शिल्प और उद्योग को प्रदर्शित करने वाले इस आयोजन में बिहार सरकार के जो मौजूदा उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ये ध्यान आप लोगों को रखना है, बिहार दिवस के अवसर पर जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न या फिर जो इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आती है वो धीरे धीरे यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बतलाते चलेंगे ताकि सभी चीज़ों से आप अवगत रहें। अब यहाँ पर देखिए बिहार दिवस को लेकर ऐसे तो कल वाले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, वो तमाम बातें यहाँ पर भी आपके समक्ष हमने रखा है। देखिए बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार दिवस कार्यक्रम का जो आयोजन की शुरुआत हुई थी वो 2010 में किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। 2025 में इसका जो 113वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया है, इसका थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये सभी बातें यहाँ पर भी आपको दिख रही है, ये तमाम चीज़ों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम पिछले कुछ और वर्षों की यहाँ पर अगर हम बिहार दिवस की थीम की बात करें, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। 2025 में उन्नत बिहार विकसित बिहार, 24 में कोई थीम नहीं था, 2023 में थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, 2022 में था जल जीवन हरियाली। ये तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हैं आप सबों के बीच। फिलहाल इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2025 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल को ये सम्मान दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर विकल्प में जो आप देख रहे हैं दामोदर मोजो, इन्हें 57वां खास करके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो 57वां इन्हें मिला। और गीतकार गुलजार और माधव चटर्जी, अच्छा माधव चटर्जी नहीं बल्कि यहाँ पर गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को, यहाँ पे माधव चटर्जी तो नहीं होगा, यहाँ अगर होता जगत गुरु राम भद्राचार्य तो दोनों को संयुक्त रूप से 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये चीजें अभी आगे आप देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बात करें तो देश के प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में 22 मार्च को इस साल के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। आप इन्हें यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल को तस्वीर में देख रहे हैं। आपको बता दूं कि वे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक होंगे, तो इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वे यह पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 12वें लेखक होंगे। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यह सम्मान उन्हें हिंदी साहित्य, रचनात्मकता और विशिष्ट लेखन शैली में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो यह घोषणा अभी हाल ही में हुई है, किन्हें दिया जाएगा तो विनोद कुमार शुक्ल को। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में। तो यही यहाँ पर हमने लिखा है कि 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था मलयाली कवि जी शंकर कुरुप को, उनकी कविता संग्रह या संकलन ओड कुकुज्जल या फिर बांसुरी के लिए दिया गया था। ये ध्यान रखें, 1965 में ये पहला जो खास करके मौका था जब ये पुरस्कारों का वितरण हुआ था। अच्छा, पुरस्कार स्वरूप इस समय वर्तमान में देखें तो 11 लाख रुपये नगद, साथ ही साथ विद्या की देवी माँ सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। खास करके पुरस्कार स्वरूप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक जानकारी और, ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला तो दामोदर मोजो को, और फिर 58वां को लेकर भी यहाँ पर हमने लिखा है। अच्छा, ये तमाम बातें एक अलग स्लाइड में यहाँ पर एकदम फ्रेश तरीके से हमने आपके बीच रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के इतिहास को लेकर ये कुछ जानकारी है, शुरुआत कब हुई थी अभी हम आपको जो बतला रहे थे, लेकिन यहाँ पर 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है ये गोवा के दामोदर मोजो को मिला। फिर 2024 में 58वां मिला गीतकार गुलजार को और विद्वान जगतगुरु राम भद्राचार्य को, क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए।
फिर 59वां मिलेगा जो घोषणा हुई है ये विनोद कुमार शुक्ल को, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ और सभी को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अगर आप नोट्स तैयार नहीं कर सकते हैं तो हमारे माध्यम से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये वाला कोर्स आपको शो होगा। और आप ये ध्यान रखेंगे ये वो कोर्स है जिसके माध्यम से बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को आप बेहतर बना सकते हैं। ये एक प्रकार से कॉम्बो है बिहार के सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसमें करंट अफेयर्स के मटेरियल अपडेट होते हैं, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स हो, मंथली हो, ईयरली हो, आप सभी इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक नाम मात्र की फी पर ये आपके लिए उपलब्ध है। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक नॉमिनल सा चार्ज पे आपके लिए उपलब्ध है और यहाँ से आपकी तैयारी औरों से बेहतर होगी। इस कोर्स में हजारों लोग हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो ये अभी खबरों में है, राइट आंसर होगा जापान। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि जापान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने हाल ही में एशियाई क्वालिफाइंग मैच में बहरीन को हराकर 2026 फीफा विश्व कप में जगह बना ली है और इस तरह से जापान टीम जो है ये फीफा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है और यही अभी खबरों में है और ये प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ आपको जानकारी दे दूं फीफा विश्व कप 2026 के बारे में। देखिए 2026 फीफा विश्व कप जो प्रतियोगिता है ये इसका 23वां एडिशन होगा, 23वां संस्करण होगा। टूर्नामेंट जो खेला जाएगा 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक और खास बात यहाँ पर यह है कि इसे 3 उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर एक सवाल ये पैदा रहता है, एक पॉइंट ये बनता है, यह टूर्नामेंट 3 देशों द्वारा आयोजित होने वाला पहला फीफा विश्व कप होगा, तो इसको ध्यान आप लोग रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी और भी दे दूं पिछले संस्करण के बारे में। जो पिछला खिताब था यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा है। देखिए लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 का खिताब फ्रांस को हराकर अपने नाम किया था। हालांकि अर्जेंटीना अब तक कुल मिला के फीफा विश्व कप 3 बार जीता है। एक तो 1978 में पहली बार, फिर 1986 में और पिछली बार जो पिछला संस्करण था 2022 में। अच्छा, फीफा विश्व कप पुरुष कैटेगरी वाला 2026 संस्करण जो कि 23वां संस्करण होगा, ये 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होगा। लेकिन महिला संस्करण का फीफा विश्व कप 2027 जो है ये ब्राजील में आयोजित होगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त फीफा की चूंकि चर्चा हो रही है तो फीफा के बारे में खास करके जो पिछला संस्करण था उसको लेकर यहाँ पर जानकारी हमने आपके बीच रखा है कि कतर की मेजबानी में आयोजित किया गया अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फाइनल खेला गया। 36 साल के बाद अर्जेंटीना चैंपियन बना और उनका ये तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है, फीफा वर्ल्ड कप। इससे पहले 1978 और 1986 में जीता था, तीसरी बार कब जीता तो 2022 में। अच्छा, फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रतीक था लाइव। अच्छा, फीफा विश्व कप की शुरुआत हुई थी 1930 में। ये तमाम बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त फीफा को लेकर एक जानकारी और भी हमने आपको दिया था, फीफा अवार्ड्स 2023 के बारे में ये जानकारी। हालांकि ये थोड़ा पुराना हो चुका है, 2024 वाले को लेकर अभी शायद घोषणा नहीं हुआ है, तो 2024 वाले को लेकर जब घोषणा होगी वो भी हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल एक नज़र इसको भी जरूर देख लीजिएगा। फीफा अवार्ड 2023 के तहत जो प्रमुख अवार्ड का वितरण हुआ यहाँ पर वो कंप्लीट जानकारी आपके बीच हमने रखा है। अब चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय विद्वान को होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? किस भारतीय विद्वान को, जो कि 5 जून 2025 को उन्हें यह प्रदान किया जाएगा? तो इनका नाम है गायत्री चक्रवर्ती स्वीप वाक, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको बता दूं कि हालिया घोषणा के अनुसार भारतीय विद्वान और साहित्यिक सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती स्वीप वाक को होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें आप यहाँ पर ये तस्वीर में देख सकते हैं।
उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा 5 जून 2025 को नॉर्वे के बर्गन विश्वविद्यालय में, जहां पर यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाएगा। जब ये प्रदान किया जाएगा तब भी हम एक बार से पुनः आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं अगले पॉइंट पे। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे होलबर्ग पुरस्कार के बारे में। आई होप आप शायद पहली बार इसके बारे में सुने होंगे। देखिए, होलबर्ग पुरस्कार जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे कि नॉर्वे सरकार द्वारा हर साल कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले विद्वानों को दिया जाता है। ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। अच्छा, इस पुरस्कार का नाम डेनिश नॉर्वेजियन लेखक और शिक्षक लुडविग होलबर्ग के नाम पर रखा गया है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये होलबर्ग पुरस्कार का लोगो है। ठीक है, तो आई होप आप इसके बारे में समझ चुके हैं। 5 जून 2025 को ये पुरस्कार दिया जाएगा गायत्री चक्रवर्ती स्वीपवाक को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित की गई है, यानी कि इसका थीम क्या निर्धारित किया गया है। तो इस वर्ष 2025 के लिए विश्व जल दिवस का थीम है ग्लेशियर संरक्षण, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व जल दिवस हर वर्ष वैश्विक स्तर पर 22 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में जो मनाया गया इसका थीम है ग्लेशियर संरक्षण, और ये थीम किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से किसी भी दिवस के आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, विश्व जल दिवस की शुरुआत कैसे हुई, किनके द्वारा हुई, और इसके पीछे जो स्टोरी है वो यहाँ पर आपके बीच है। वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन आयोजित किया था, और यहीं पर इस दिवस को मनाने की घोषणा हुई थी। हालांकि अगले वर्ष 1993 में पहली बार 22 मार्च को यह दिवस मनाया गया था, और तब से यह परंपरा बन गई। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में 1993 से मनाया जाता आ रहा है। आई होप आप इसे समझ चुके हैं। अब आगे एक जानकारी और भी आपको दे दूं। दरअसल वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षित, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी थी। कहीं ना कहीं ये जल से ही संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर जल की बात हो रही, तो एक पॉइंट और भी आपको बता दूं कि दुनिया का 70% या फिर 70% से अधिक का जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन उसमें से पीने योग्य जो पानी है लगभग महज 3% ही है पूरी पृथ्वी पर। ये ध्यान रखें, 70% से अधिक जो पानी से मतलब पृथ्वी घिरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके 3% पानी ही पीने योग्य है पृथ्वी पर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, इस वर्ष 2025 में 22 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। तो बताएं कि इसे मनाने की शुरुआत 2007 में सबसे पहले कहाँ हुई थी। अर्थ आवर डे जो मनाया गया है, ये इसकी शुरुआत 2007 से कहाँ से हुई थी। देखिए, राइट जो आंसर है ये हुई थी सिडनी से। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है सिडनी, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए, अर्थ आवर हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। 2025 में अंतिम शनिवार पड़ा है 22 मार्च को, तो 22 मार्च 2025 को ये 2025 में मनाया गया है। देखिए, इस दौरान ये नियम है कि 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे रात्रि तक, यानी कि इस 1 घंटे के दौरान दुनिया भर के लोग जहां पर ये सेलिब्रेट होता है, जहां पर ये मनाया जाता है, तो सभी लोग अनावश्यक लाइट बंद कर जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। ये 1 घंटा मतलब बिजली को बंद करते हैं, अनावश्यक जो लाइट होते हैं उनको बंद करने मतलब बंद करके ये संदेश देते हैं और संकल्प लेते हैं। 2025 में अर्थ आवर डे या फिर अर्थ आवर का जो थीम है ये प्रकृति की शक्ति, द पावर ऑफ नेचर, ये इसका विषय यानी कि थीम है। अच्छा, इस पहल की शुरुआत जो हुई थी 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से हुई थी, जहां पर पहली बार लाइट्स ऑफ अभियान के तहत बिजली बंद करने की अपील की गई थी, जिसके बाद से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कब? तो मार्च का अंतिम शनिवार को। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड रूल्स 2025 के तहत प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। तो ये शुल्क अभी हाल ही में सिक्किम सरकार के द्वारा लगाया गया। तब विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, सिक्किम की प्रेम सिंह तमांग सरकार ने हाल ही में
राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लगाया है और यह शुल्क जो है ये 15 मार्च 2025 से लागू हो गया है। और यह शुल्क सिक्किम पर्यटन व्यापार पंजीयन नियम यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड रूल्स 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत लागू किया गया। हालांकि इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस ये ध्यान रखें ये जो लगाया गया है ये सिक्किम सरकार द्वारा लगाया गया जो कि 15 मार्च 2025 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नवा प्रश्न है कि इस वर्ष 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का कौन सा संस्करण 22 मार्च से 25 मई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अच्छा, इसके बारे में जब इसका शेड्यूल जारी हुआ था तब भी हमने आपको बताया था, ये इसका 18वां संस्करण है। अच्छा, विराट कोहली का जो जर्सी नंबर है वो है 18, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आईपीएल के 18वें संस्करण की शुरुआत 22 मार्च को हुई है जो कि 25 मई तक संचालित होगी। अच्छा, इसकी शुरुआत 22 मार्च को जो हुई है ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले से हुई, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु ने जीत हासिल की है पहले मुकाबले में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 65 दिनों की इस प्रतियोगिता में 13 आयोजन स्थलों पर कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। ये बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो 2025 का 18वां एडिशन है, यहाँ से तो कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं 2024 के 17वें एडिशन के बारे में जो कि 22 मार्च से 26 मई 2024 के बीच ये आयोजित किया गया था विभिन्न शहरों में, जहां पर केकेआर की टीम विजेता रही थी। ये बातें ऑलरेडी हमने कई बार आपको बताया है, ये चीजें आगे भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आईपीएल की शुरुआत की बात करें तो 2008 में हुई थी, तब दिवंगत शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स टीम ने जीत हासिल की थी। शेन वॉर्न को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, आईपीएल की सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, जिन्होंने 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। अच्छा, 5 बार खिताब अपने नाम करने का जो रिकॉर्ड है वो मुंबई इंडियंस चाहता, सबसे पहले मुंबई इंडियंस फिर चेन्नई सुपर किंग। देखिए, आईपीएल 2024 को लेकर कंप्लीट वो इंफॉर्मेशन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, एक नजरे से जरूर देख लीजिएगा। फाइनल मुकाबला जो खेला गया ये केकेआर और एसआरएच के बीच खेला गया, जहां पर आपको ध्यान रखना है केकेआर टीम विजेता बनी। अच्छा, इससे पहले केकेआर 2012 और 2014 में खिताब अपने नाम की थी, इसमें अब 2024 भी ऐड कर लीजिए। कुल मिलाकर 3 बार इस खिताब को अपने नाम किया है केकेआर ने। अच्छा, यहाँ पर इसके अतिरिक्त एक जानकारी और भी है, मतलब आईपीएल विजेता सूची की बात करें 2008 से लेकर 2024 तक, तो कौन कौन सी टीम कौन कौन से ईयर इस खिताब को अपने नाम की है। तो यहाँ पर पहला खिताब जीता है आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल ने 2008 में, फिर एसआरएच 2 बार जीता है 2009 और 16, एमआई जीता 13, 15, 17, 19 और 20 में, सीएसके 2010, 11, 18, 21 और 2023 में, केकेआर 2012, 14 और 24 में और जीटी 2022 में। अच्छा, अगर हम आईपीएल के सबसे सफल टीम की बात करें 1, 2, 3 नंबर की, तो 1 नंबर पे मेरे ख्याल से होगा सीएसके और खास करके एमआई, यानी कि आप दोनों को 1 नंबर पे रख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले 5 बार ट्रॉफी जीतने का नाम किनके, मतलब रिकॉर्ड किनके नाम है, तो एमआई के नाम से है। इन दोनों को नंबर 1 पे आप रख सकते हैं। और दूसरे स्थान पर 3 खिताब के साथ रहेगा केकेआर, और तीसरे स्थान पर आप एसआरएच को बोल सकते हैं जो कि 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, भारत में कई ऐसी तिथियां हैं, तकरीबन 6 से 7 तिथि है जिस तिथि को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये हमने प्रश्न में इंडिकेट भी किया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि 23 मार्च को। आपको बता दूं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को आजाद होने में मुख्य भूमिका निभाई है और इनके बलिदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इन तीनों को वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या तथा सेंट्रल असेंबली में यहाँ पर बम फेंकने के आरोप में ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी दिया गया था। दरअसल 23 मार्च 1931 को इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी।
और जिस वजह से इसी दिन को चिन्हित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि भारत में कब कब शहीद दिवस मनाया जाता है। देखिए, एक तो है 30 जनवरी, जो कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो इस दिवस को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें 23 मार्च की, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस माना जाता है, क्योंकि इसी दिन इन्हें फांसी दिया गया था लाहौर सेंट्रल जेल में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 19 मई, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर और 19 नवंबर को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है। यहाँ पर हमने लिख दिया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है कि 72 वर्षीय नेटुम्बो नंदी नदेतवा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि नामीबिया। क्योंकि ये अभी इस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई, इस वजह से यहाँ पर इस प्रश्न को हमने शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि 72 वर्षीय हैं ये, जिन्हें आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं। इनका नाम है नेटुम्बो नंदी नदेतवा, जो हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा खबरों में है। अच्छा, उन्होंने 83 वर्षीय निवर्तमान राष्ट्रपति नंगोलो मबुम्बा का स्थान लिया है, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इससे पहले वे उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा कर चुकी है। बात कर रहे हैं हम इनकी नेटुम्बो नंदी नदेतवा की। ये इनसे पहले उपराष्ट्रपति हालांकि रह चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद पर ये चुनी जाने वाली पहली महिला है नामीबिया की। अच्छा, नामीबिया के राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो एक इम्पोर्टेंट जानकारी रिसेंटली हमने आपको दिया था सैम नजुमा के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, 9 फरवरी 2025 को 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। वे नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, नामीबिया से ही कुछ समय पहले कुछ चीते भारत मंगाए गए थे, आपको मालूम होगा, जो कि मध्य प्रदेश में कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया था। ये सारी बातें आपको मालूम होगा। नामीबिया से वो चीते मंगाए गए थे, लेकिन जो वातावरण यहाँ का था वो झेल नहीं पाया, उस सारे चीतों की आकस्मिक मौत हो गई। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न होगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात को रोकने के लिए कितने प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव रखा गया भारत सरकार द्वारा 12% का। और इसका उद्देश्य क्या है, तो खराब क्वालिटी का जो स्टील आयात होता है इस पर रोक लगाना। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पर जाके आप इस कोर्स को इस कूपन कोड के साथ परचेज कर सकते हैं। एक नाम मात्र की फी पर ये आपके लिए उपलब्ध है, और ये ऑफर कल मध्यरात्रि तक आपके लिए उपलब्ध है। तो जो लोग इच्छुक हैं, कल मध्यरात्रि से पहले आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। कंप्लीट जानकारी हमने आपको बताया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें जरूर बताइए। अच्छा, रिसेंटली एक ई बुक लॉन्च हुआ है, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटेबल है। ये वार्षिकांक संस्करण है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का। आप ये तमाम पीडीएफ नोट्स, फाइल आदि आप करंट अफेयर्स के इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप बिहार के सभी एग्जाम की प्रिपरेशन को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।